सबसे पहले बात करेंगे राजनाथ सिंह के एक बयान की। उस बयान के बाद मचे पाकिस्तान में हलचल की। जी हां, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर कभी भी बदल सकते हैं और पाकिस्तान का सिंध प्रांत फिर से भारत में आ सकता है। अब उनके इस बयान के बाद से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने राजनाथ सिंह के बयान को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और कहा है कि भाई इस तरह के बयानों से क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ सकती है। पूरा मामला जरा विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंधी समाज के कार्यक्रम में थे। वो संबोधित कर रहे थे तमाम सिंधी समाज के लोगों को। यहां पर रक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी, बयान जो जारी किया, भाषण जो दिया, उसमें कहा कि जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर तो कभी भी बदल सकता है। सिंधी समाज के योगदान का महत्व और सिंध के साथ उनके जुड़ाव को वो बता रहे थे। और बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत ये सभ्यता के हिसाब से अगर देखें तो हमेशा से भारत का भिन्न अंग है, था और रहेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आडवाणी जी ने, दरअसल उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को कोट किया और कहा कि आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अब भी सिंध को भारत से अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यह आडवाणी जी का कथन है। आज सिंध की भूमि भले भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक भूमि का प्रश्न है, सीमाएं तो कभी भी बदल सकती हैं। और यही बयान पूरे पाकिस्तान में हलचल पैदा कर गया। उन्होंने कहा कि कौन जानता है कल सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध के हमारे लोग जो सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं हमेशा हमारे अपने रहेंगे, चाहे वो कहीं भी रहें, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सिंध और सिंध की महत्व आज भी उतना ही है जितना हजारों साल पहले था। सिंध शब्द भारत और सिंधी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग गर्व के साथ गाते हैं पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, और वो इसे गाते रहेंगे, हमेशा गाते रहेंगे और जब तक हमारा अस्तित्व रहेगा इसे गाते रहेंगे। खैर, इस बीच पाकिस्तान राजनाथ सिंह के इस बयान पर तिलमिला उठा। जवाब दिया गया, उस तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया विदेश मंत्रालय का। उन्होंने कहा इन शॉर्ट में कि हिंदुत्व का रोना, दरअसल वो रो रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा समझिए इसे। ऐसे बयान विस्तारवादी हिंदुत्व सोच को उजागर करते हैं जो स्थापित सच्चाइयों को चुनौती देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मान्यता प्राप्त सीमाओं की अखंडता और राज्यों की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हम राजनाथ सिंह और दूसरे भारतीय नेताओं से गुजारिश करते हैं कि वे भड़काऊ बयानबाजी से बचें, जिससे इलाके की शांति और स्थिरता को कोई खतरा ना हो। राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में दहशत से संबंधित ये खबर, क्योंकि राजनाथ सिंह जो देखिए देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं। यहां पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी जिक्र करना चाहता हूं। हमारे नेता थे, आज हैं। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंध का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अब बात साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 20वें G20 समिट की। देखिए, G20 समिट रविवार को बिना औपचारिक हैंडओवर के साथ समाप्त हुआ। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल अध्यक्षता का प्रतीक जो हथौड़ा होता है वो नहीं सौंपा। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि आज कोई औपचारिक हैंडओवर सेरेमनी हम नहीं रख रहे हैं, नहीं होगी। अमेरिका चाहे तो सोमवार से डीको यानी दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से G20 से जुड़े दस्तावेज ले सकता है। इसके बाद
व्हाइट हाउस की डिप्टी सेक्रेटरी नकेली ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका ने G20 का औपचारिक हैंडओवर नहीं कर गलत किया। दरअसल हर G20 समिट में पिछले वर्ष की मेजबानी करने वाला देश अगले मेजबानी करने वाले देश को औपचारिक रूप से गवेल, एक जो प्रतीकात्मक हथौड़ा होता है, वो सौंपता है। एक लाइव सेरेमनी होती है जिसमें दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं। इस बार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका में गोरे ईसाइयों को मारा जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। इसके विरोध में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने G20 हैंडओवर के लिए एक राजदूत को भेजने की बात कही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वे किसी जूनियर अधिकारी को ये प्रतीकात्मक गदा गवेल नहीं देंगे। एक खाली कुर्सी को मेजबानी सौंप सकते हो, लेकिन वहां पर प्रतीकात्मक हथौड़ा वो नहीं देंगे। साउथ अफ्रीका इस पर प्रतिक्रिया देता नजर आया। साउथ अफ्रीका बोला ट्रंप को समिट का सम्मान करना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला की प्रतिक्रिया भी आई। अमेरिका G20 का सदस्य है, उसे समिट में अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए थी। ये एक लीडर समिट है, इसमें राष्ट्रपति या फिर कोई मंत्री शामिल होना चाहिए। डिर्को ने कहा कि अमेरिका के साथ उनका कोई राजनयिक विवाद बिल्कुल नहीं है, लेकिन G20 जैसे मंच पर किसी जूनियर अधिकारी को भेजकर हैंडओवर नहीं किया जा सकता। ये कोई विवाद नहीं है, बल्कि सम्मान का सवाल है। पीएम मोदी ने जोहानिसबर्ग में हो रहे G20 समिट के दौरान AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में अब तक सदस्यता विस्तार नहीं किए जाने पर सबसे बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने UNSC में सुधारों की जोरदार वकालत की और वकालत करते हुए रविवार को कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका IPSA के त्रिपक्षीय मंच को यह स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि वैश्विक संस्था में बदलाव अब विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। जोहानिसबर्ग में पीएम मोदी ने IPSA नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया बटी और विभाजित नजर आती है, IPSA एकता, सहयोग और मानवता का संदेश दे सकता है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को संबोधित करते हुए मोदी ने तीनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए IPSA NSA स्तरीय बैठक की संस्थागत इसको बनाने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि UNSC में सुधार अब इसकी अनिवार्यता बन गया है। मोदी ने कहा कि अभी तक ये केवल विकल्प था, लेकिन अब अनिवार्यता में ये तब्दील हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी एकजुटता का आह्वान किया। कहा कि हमें घनिष्ठ समन्वय के साथ आगे बढ़ना होगा। इतने गंभीर मुद्दे पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने तीनों देशों के बीच UPI जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, कोविन जैसे स्वास्थ्य मंचों, साइबर सुरक्षा ढांचों और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहल को साझा करने की सुविधा के लिए IPSA डिजिटल नवाचार गठबंधन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। IPSA समूह दक्षिण अफ्रीकी सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक शासन प्रणालियों में सुधार को आगे बढ़ाने और विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक समझौतों की मांग भी की। पीएम मोदी ने रविवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक समझौता ग्लोबल कॉम्पैक्ट का आह्वान किया और महत्वपूर्ण तकनीकों को वित्त केंद्रित के बजाय मानव केंद्रित बनाने की जोरदार वकालत की। मोदी का UNSC पर प्रहार किस प्रकार का रहा, वो हम आपको इस खबर के माध्यम से बता रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विवादास्पद दृष्टिकोण पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भड़क गए। जी हां, खबर महत्वपूर्ण है। यूरोप ने भी इस प्रस्ताव पर असहमति जताई। ऐसे में प्रस्ताव के लागू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया। अमेरिकी सीनेट ने भी शनिवार को इसकी कड़ी आलोचना की। कनाडा के हैलिफैक्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम में बोलते सीनेटरों ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें बताया कि ट्रंप द्वारा कीव पर दबाव डाला जा रहा है
28 बिंदु वाला शांति प्रस्ताव वास्तव में अमेरिकी योजना नहीं बल्कि रूस की इच्छा सूची है। बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन और क्रेमलिन द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा दर्जनों बार अस्वीकार की गई कई रूसी मांगे शामिल हैं, जैसे पूर्वी यूक्रेन के बड़े भूभागों को छोड़ना, नाटो सदस्यता से वंचित रखना और रूस को G8 में पुनः शामिल करना। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को गुरुवार 28 नवंबर तक स्वीकार कर ले, मगर सीनेट्स ने चेतावनी दी कि इससे मॉस्को को उसकी आक्रामकता के लिए पुरस्कार मिलेगा और चीन के शी जिनपिंग या उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जैसे अन्य नेताओं को पड़ोसी देशों पर हमले के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए, यह आलोचना अन्य अमेरिकी विधायकों, जिसमें कुछ रिपब्लिकन सीनेट भी शामिल हैं, की निंदा के बाद सामने आई। हालांकि इनमें से कोई भी इसे रोकने की शक्ति नहीं रखता है। फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान मेन के निर्दलीय सीनेट एगस किंग ने कहा कि यह आक्रामकता को पुरस्कृत करने जैसा है। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन पर दावा करने की कोई नैतिक, कानूनी, राजनीतिक या नैतिक आधार नहीं है। उन्होंने इस प्रस्ताव की तुलना 1938 के म्यूनिख समझौते से की, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन द्वारा एडोल्फ हिटलर के प्रति तुष्टीकरण की ऐतिहासिक विफलता थी। किंग ने इसे मेरी जिंदगी के सबसे गंभीर भू राजनीतिक गलतियों में से एक बताया। किंग और न्यू हैम्पशायर की डेमोक्रेटिक सीनेट जीन शाहीन के बाद ये बताया कि उन्होंने रूबियो से बात की। किंग ने कहा कि रूबियो ने स्पष्ट किया है कि यह प्रशासन की योजना नहीं है, बल्कि रूस की इच्छा सूची है। शाहीन ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो यूरोपीय देशों और यूक्रेन के नेताओं से चर्चा के लिए जिनेवा जा रहे हैं। उन्होंने साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सीनेटर माइक राउंड्स के साथ बातचीत का भी उल्लेख किया। शाहीन ने जोर दिया कि यह पूरी तरीके से अस्वीकार्य रूसी प्रस्ताव है। राउंड्स ने कहा कि हमारा शांति प्रस्ताव नहीं लगता, ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे रूसी भाषा में लिखा गया है।